हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं संदीप सर जीके में। 10 बज चुके हैं। क्वेश्चन आंसर की क्लास नहीं है, थ्योरी की क्लास है। 10 बजे डेली थ्योरी क्लास, 8 बजे क्वेश्चन आंसर, 8 PM में क्वेश्चन आंसर, 10 बजे थ्योरी। जो 10 बजे हम थ्योरी की क्लास लेंगे वो हमारी थ्योरी की क्लास बड़ी रहा करेगी। क्यों? क्योंकि मैं बड़े टॉपिक्स कवर करूंगा और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं माय डियर जो 5 मिनट के 10 मिनट के वीडियो होते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में छोटा सा वीडियो, असहयोग आंदोलन अहमदाबाद मिल के बारे में छोटा सा वीडियो, या कोई ऐसी घटना हुई है जो उसके बारे में, लाहौर संयंत्र के बारे में छोटा सा वीडियो, उसके लिए हम अलग से सीरीज चलाएंगे। यहाँ पर हम बड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे जो थोड़ा सा लंबे हों, टाइम टेकिंग हों और जहाँ पर ज़्यादा लंबा समय लगे हमारा, ताकि हम बड़े बड़े टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करें और छोटे छोटे टॉपिक के अलग से क्लास लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हम वहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है द्वैध शासन। खूब सुना होगा आपने, रॉबर्ट क्लाइव का द्वैध शासन सुना होगा आपने। ठीक है, द्वैध शासन, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डायआर्की। क्या बोलते हैं? डायआर्की। खूब सुना होगा आपने और यकीन से मानिए बहुत कम बच्चों को पता होगा कि द्वैध शासन होता क्या है, डायआर्की होता क्या है। बहुत कम बच्चों को पता होगा। क्यों? हमने याद कर लिया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन को शुरू किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को खत्म किया था। आइए द्वैध शासन है क्या, इस क्लास में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, आराम से बताऊंगा। थ्योरी वाली क्लास में मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता। क्यों? ये फ्लो है मेरा, मैं कोई कमेंट पढ़ूंगा फिर रिप्लाई करूंगा तो मेरा फ्लो टूट जाएगा। थ्योरी क्लास में कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, मैं लाइव हूं, कमेंट्स कभी नहीं पढ़ूंगा, इस वक्त ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि थ्योरी क्लास में कमेंट पढ़ने के 500 रुपए, थ्योरी वाली क्लास में कमेंट पढ़ने का टॉपिक मतलब है कि आपका माइंड फिर डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है द्वैध शासन। इसके बारे में A to Z चीजें हम जानेंगे, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि ब्रिटिश हिंदुस्तान क्यों आए थे? वाई? क्यों? देखो सिंपल सा लॉजिक है, सारे बच्चों को पता है कि सर आपने हजारों बार बोला है, इसके लिए आए थे, पैसे के लिए आए थे, बिजनेस करने आए थे, प्रॉफिट के लिए आए थे। दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ब्रिटिश हिंदुस्तान आए थे बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, बात खत्म। ठीक है, चलो अब जब ब्रिटिश हिंदुस्तान बिजनेस करने, प्रॉफिट करने के लिए आए तो अकेले ब्रिटिश तो आए नहीं थे, कई कंपनी आई थी। स्पेनिश आए थे, डेनिश आए थे, पुर्तगीज आए थे, फ्रेंच फ्रांसीसी आए थे, ढेर सारे थे। लेकिन देखेंगे कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे ब्रिटिश। ये बड़े लेवल पे सक्सेसफुल थे, यही सुपीरियर थे, यही सुपर पावर थे। बाकी जो थे या कि वापस लौट गए या कुछ थे जो छोटे छोटे एरिया में थे, जैसे पुर्तगाली गोवा वगैरह में उनका एरिया था। फ्रांसीसी लगभग खत्म हो गए थे, उन्हें अपना दहेज दे के निकल गए थे। दहेज, बिल्कुल सही सुना, दहेज दे के निकल गए थे। डन, चलो अब जब ब्रिटिश माय डियर हिंदुस्तान आए हैं पैसा कमाने, बिजनेस करने, तो बिजनेस करने का एक तरीका तो यह है कि भाई आप सामान लेके आओ, पैसा लेके आओ, यहाँ से सामान लो और निकल लो। ये तरीका प्रॉफिट ऐसे करते हैं ना भाई, आपने गेहूं बेचना, आपने गेहूं बेचा, पैसा लिया, चले गए, ये बिजनेस है। ब्रिटिश भी ऐसे ही करते थे शुरू में, वहां से सोना चांदी लेके आए, यहाँ से सामान लिया, सोना चांदी लिया, ले गए। मतलब कुल मिला के आप एक दूसरे को लेने देने का जो माध्यम था, एक हाथ लो एक हाथ दो, ये चल रहा था। लेकिन ब्रिटिश और प्रॉफिट चाह रहे थे और उसके लिए उनकी नज़र हिंदुस्तान के कुछ राज्य में थी, राजाओं के नज़र में थी। ये राजा का जो क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर यहाँ पर कब्जा हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ये एरिया हमारे कंट्रोल में आ जाए तो हमारी बात बन जाएगी। अब वो एरिया कौन से थे? वो बड़े एरिया पे आता है माय डियर, जैसे बंगाल एक बड़ा एरिया था, अवध एक बड़ा एरिया था। तो कुल मिला के बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो अवध का क्षेत्र है बहुत बड़ा एरिया था। ये अगर ब्रिटिश के हाथ में आ जाए तो कंट्रोल में चीज अगर आ गई तो बात बन जाएगी ब्रिटिश की। इसके लिए आपको पता है कि 1757 में ब्रिटिश ने प्लासी की लड़ाई लड़ी थी। मैं प्लासी की लड़ाई को डिस्कस नहीं करूंगा, इसको मैं अलग वीडियो में कराऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी का बैटल हुआ था जिसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, क्लियर? फिर ठीक 7-8 साल के बाद 1764 में बक्सर का बैटल होता है, बक्सर की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में भी ब्रिटिश जीत जाते हैं और सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम हार जाते हैं। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध यहाँ पर डिस्कस नहीं करना मुझे क्योंकि हमारा टॉपिक अलग है दूसरा। यहाँ पर बस नाम आया तो मैंने आपको बता दिया। प्लासी बक्सर को अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, अलग से बताऊंगा। ठीक है, अब कहानी क्यों जरूरी है? जब बक्सर का बैटल हुआ तो ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी अधिकार मिल गया।
ब्रिटिश है, इनको क्या मिल गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार क्या होता है, ध्यान से सुनना। 1764 के बाद में, बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गया, मतलब सिविल राइट मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रिटिश को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूलने का, रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल गया, किसानों से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। क्लियर बात? फिर से, बक्सर की लड़ाई के बाद में ब्रिटिश को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया, मतलब सिविल राइट मिल गया, मतलब ब्रिटिश को अब टैक्स वसूलना, किसानों से लगान वसूलने का राइट मिल गया। ध्यान से, क्लियर? चल, उसके बाद में बक्सर की लड़ाई के बाद ये मिला, उसके ठीक 1 साल बाद बंगाल में एक और राजा बना जिसका नाम था निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क बंगाल में राजा था। तो उसके साथ में ब्रिटिश की बात होती है, क्योंकि याद रखना, प्लासी की लड़ाई के बाद जितने भी राजा बन रहे थे वो सब के सब ब्रिटिश के गुलाम थे। वो चाहे मीर जाफिर हो, चाहे मीर कासिम हो, चाहे निजामुद्दौला हो, कोई भी हो, सारे के सारे। तो ब्रिटिश ने इसके साथ में संधि की, और संधि करने के बाद में, ट्रीटी करने के बाद में एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकाला, और वो पॉइंट ये था कि उस क्षेत्र में जहां पर राज्य है, उस क्षेत्र में एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, और ये जो अधिकारी होगा माय डियर, ये ना तो बिना ब्रिटिश के परमिशन के राजा इसको अपॉइंट कर सकता, और ना ही बिना ब्रिटिश के परमिशन के राजा इसको हटा सकता। मतलब बात साफ साफ है, ये जो अधिकारी होगा बिना ब्रिटिश के परमिशन के इसको आप रख नहीं सकते, और बिना ब्रिटिश के परमिशन के आप इसको हटा नहीं सकते। मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में? ब्रिटिश के हाथ में। ब्रिटिश के हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल है। डन? चलो ध्यान से, ये जो अधिकारी है ये करता क्या था? ये जो अधिकारी है माय डियर, ये करता क्या था? तो ये जो अधिकारी है ये क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, क्रिमिनल प्रशासन देखता था। क्या देखता था? क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल प्रशासन देखता था। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, मैंने जितनी बुक्स यहाँ रखी थी मैंने सारा का सारा गिर गया बेचारा। 1 मिनट, 1 मिनट, चलो पूरी किताब मिलनी चाहिए। चलो, तो मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि ये बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश को दीवानी अधिकार मिल चुका है, सिविल राइट मिल चुका है, राइट नंबर 1, अधिकार नंबर 1 हो गया। और साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद ब्रिटिश ने एक डील की है जिसमें एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, जो बिना ब्रिटिश के परमिशन के आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, और बिना ब्रिटिश के परमिशन के आप उसको हटा नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब है कि कंट्रोल किसके हाथ में है? ब्रिटिश के। और ये जो ऑफिसर है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। मतलब पहले ब्रिटिश के हाथ में सिर्फ दीवानी अधिकार था, और अब ब्रिटिश के हाथ में ये पावर भी आ गया क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ये अधिकारी देख रहा है। इसी को ही डायरेक्टली कहा जाता है। पहले ब्रिटिश के हाथ में दीवानी अधिकार है, सिविल राइट है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में ठीक अगले साल ब्रिटिश को एक और अधिकार मिल जाता है, एक और राइट मिल जाता है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का। देखने में लग नहीं रहा कि राइट ब्रिटिश के पास है, लेकिन सिंपल सी कहानी है कि कोई अधिकारी अगर ऐसा है कि आप बोलो कि भाई तुम अपॉइंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलो कि मेरे से बिना पूछे उसको रखना मत, मेरे से बिना पूछे निकालना मत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रिटिश जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, बिना उनके ब्रिटिश के परमिशन के आप उसको रख नहीं सकते, बिना ब्रिटिश के परमिशन के आप उसको हटा नहीं सकते। इसका मतलब है कि वो ब्रिटिश के कंट्रोल में है। ब्रिटिश जिसको चाहेंगे वो अधिकारी बना सकते हैं, जिसको चाहेंगे वो अधिकारी के पोस्ट से हटा सकते हैं। इसे कहा जाता है बंगाल का द्वैध शासन, डायरकी। दोनों पावर ब्रिटिश के पास। डन? चल, अब कहानी यह है कि इस टाइम पे ब्रिटिश के द्वारा 2 अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। एक कहा जाएगा दीवान, ठीक है, क्या कहा जाएगा? दीवान कहा जाएगा, और दूसरे को कहा जाएगा सूबेदार। क्या कहा जाएगा? सूबेदार, जिसे निजामत भी कहा जाता है। क्या? निजामत। अब कहानी बिल्कुल सिंपल है। जो दीवान है ये भी ब्रिटिश कंट्रोल में है, और ये कर रहा है, ये सिविल राइट इसके पास है, दीवानी अधिकार है, लगान वसूलने के राइट इसके पास है, दीवान के पास में।
जबकि जो सूबेदार है ये भी ब्रिटिश के कंट्रोल में है। ये करता क्या है, ये क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल प्रशासन देखता है, ये भी ब्रिटिश के कंट्रोल में है। तो 1 और 2 ये जो दोनों कंट्रोल हैं ब्रिटिश के, दोनों हाथ ब्रिटिश के हो चुके हैं। इसी को ही बंगाल का द्वैत शासन कहा जाता है। दीवानी अधिकार वाला कंट्रोल भी ब्रिटिश के हाथ में, और जो आपका क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिमिनल प्रशासन है, इसका कंट्रोल भी ब्रिटिश के हाथ में है। इसी को बंगाल में द्वैत शासन कहा जाता है, डायरेक्टी कहा जाता है। डन। चलो सवाल ये आता है कि जो ब्रिटिश है जब सब कुछ उनके कंट्रोल में था ही, तो क्या जरूरत है कि उनको सूबेदार बनाना, निजामत बनाना और दीवान बनाना, क्या जरूरत है? सिंपल सी कहानी, सबको हटा और अपने अधिकारी सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला अपॉइंट कर दो। ये ब्रिटिश का ये ऑफिसर ये सब कुछ करेगा। भाई क्या जरूरत है दीवान बनाओ, निजामत बनाओ, सूबेदार बनाओ, तुम हमसे बिना पूछे इसको हटाना मत, तुम हमसे बिना पूछे इसको रखना मत, क्या जरूरत है इसकी? जब वो राजा तुम्हारे कंट्रोल में है तो उस राजा से सीधे बोलो कि सुनो, ये अधिकारी हम अपॉइंट करेंगे और हम ही इसको हटाएंगे, हम ही इसको रखेंगे, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है, और ये अधिकारी ये काम देखेगा। बात खत्म है। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला करो। ये जरूरी है कि नहीं तुम अपॉइंट करो, बहुत सुंदर, ठीक है करो अपॉइंट, तुम उसकी नियुक्ति करोगे, मेरे से बिना पूछे मत करना और मेरे से बिना पूछे उसको निकालना मत। ये क्या है, घुमा फिरा के सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला करो। इसमें भी पॉलिटिक्स थी। पॉलिटिक्स क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। और पॉलिटिक्स ये है कि अभी तक ब्रिटिश हिंदुस्तान में बिजनेसमैन हैं, वो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखते हैं, सिर्फ आर्थिक फायदा देखते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट चाहिए उनको, पैसा चाहिए। ब्रिटिश अभी साम्राज्यवादी नहीं बने हैं। साम्राज्यवादी का मतलब होता है जो एरिया पे कब्जा करता है। तो ब्रिटिश अभी खुल्लम खुल्ला साम्राज्यवादी नहीं बने हैं। साम्राज्यवादी का मतलब है, कॉलोनियल मतलब है कि जो एरिया पे कब्जा कर ले वो एरिया उसका है, ये साम्राज्यवादी सोच होती है। ब्रिटिश अभी खुल्लम खुल्ला ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ब्रिटिश चाहते हैं कि जो हमारी इमेज बनी हुई है बिजनेसमैन की वही बनी रहे, हमारी राजा से साठ गांठ है, बेहतरीन सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या जरूरत है वो सामने आने की, हमको तो बस ये चाहिए, खत्म बात। हम कहे को झमेला पालें, यहाँ हम इसको अपॉइंट करेंगे नहीं करेंगे, खत्म बात, जो चल रहा है चलने दो, बस राजा कंट्रोल में है, बात खत्म है। और राजा कंट्रोल में अगर है तो ये 2 अधिकारी हमारे पास हैं, दीवान है और जो सूबेदार निजामत है। दीवान जो है वो सिविल राइट्स देखेगा, सूबेदार निजामत जो है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। ये दोनों का कंट्रोल हमारे हाथों में है, बात खत्म है, टेंशन लेना नहीं है। जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है तो क्या जरूरत है सामने आने की, क्या जरूरत है अपने आप को एक्सपोज करने की? अगर हम सामने आके खेलेंगे, हम सामने आके बोलेंगे कि हमारे अधिकारी हैं, हमने इनको बनाया है, ये हमें रिपोर्ट भेजते हैं सारी की सारी, हमें पैसा भेजते हैं, तो हमारी इमेज बन जाएगी साम्राज्यवादी वाली, लुटेरों वाली। और अभी तक हमारी इमेज बिजनेस वाली है, तो इस कारण से हम पूरी इमेज बिजनेसमैन ही रखना चाहते हैं। एक दूसरा, एक और ब्रिटिश को क्या बेनिफिट है इससे? ब्रिटिश को ये बेनिफिट है कि आपको पता है कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, आपको पता है कि ब्रिटिश को दीवानी अधिकार मिल गया था, सिविल राइट मिल गया था, लगान वसूलने का अधिकार मिल गया था। और जो दीवान के माध्यम से जो ब्रिटिश से लगान वसूल करते थे, है ना, सिताब राय हो गए, रजा खां हो गए, ये सारे के सारे दीवान थे उनके ढेर सारे, ठीक है। तो जब ब्रिटिश को दीवानी अधिकार मिल गया है तो दीवान के माध्यम से ब्रिटिश जो है लगान वसूल करवाते हैं, खुद नहीं करते, खुद कर सकते थे लेकिन नहीं करते। उसका रीजन ये है कि अभी भी इस टाइम पे 1760, 1765, 1765, 1770, 1775, इस टाइम पे अभी भी यूरोप की कई कंपनियां हिंदुस्तान में हैं और वो इसका विरोध कर सकती हैं कि आप तो बिजनेस करने आए थे, ये क्या करने लगे आप हिंदुस्तान बिजनेस करने आए थे और आप यहाँ तो लगान वसूलने लगे, आपने तो कब्जा कर लिया, आप तो हड़प रहे हैं लोगों को, आप साम्राज्यवादी हो रहे हैं, आप लोगों को गुलाम बना रहे हैं। इस कारण से भी ब्रिटिश ने सामने खेलना उचित नहीं समझा। ब्रिटिश पीछे से खेलते थे, पर्दे के पीछे खड़े होकर सब कुछ सेट करते थे। तीसरा और क्या फायदा था ब्रिटिश को? ब्रिटिश को लगा कि अगर हम द्वैत शासन नहीं चलाएंगे, डायरेक्टली नहीं रखेंगे, मतलब कि पर्दे के पीछे से नहीं खेलेंगे, अगर हम सामने आके खेलेंगे तो आजू बाजू के जो राजा हैं वो हमारे ऊपर युद्ध कर सकते हैं, खुल्लम खुल्ला, है ना, आजू बाजू के राजा हमारे ऊपर युद्ध कर सकते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है नहीं कि हम उनका मुकाबला कर सकें। इस कारण से ब्रिटिश पर्दे के पीछे से खेल रहे थे। दीवान और निजामत मतलब सूबेदार के माध्यम से पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखा था। दीवान के माध्यम से रेवेन्यू वसूलने का पावर ब्रिटिश अपने कंट्रोल में रखे थे और निजामत के माध्यम से क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो था, प्रशासन जो था, वो कंट्रोल में था। एक और रीजन ये निकल के आता है
ब्रिटिश को लग रहा था कि अगर सारा का सारा पावर हम सीधे अपने हाथों में ले लेंगे और हम यहाँ के राजा बन जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता विद्रोह कर दे, क्योंकि जनता इमोशनल है। इस कारण से जनता के सामने हम सामने आए, राजा को भी आगे करें कि देखो तुम्हारा राजा है, तो हमको तो पता है कि राजा हमारे कंट्रोल में है, ये तुम्हारा राजा है और ये राजा तुम्हें डील करता है। जनता को लगेगा भाई राजा साहब सब कुछ कर रहे हैं। और ब्रिटिश वो ये ना कि सब करके सब कुछ 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो भी गलत काम राजा के द्वारा करवाते थे तो इमेज किसी खराब हो रही राजा की, ब्रिटिश अपने को साफ सुथरा दिखा रहे हैं, ठीक है, और सामने भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा बुरा कौन बना? राजा बना। जो भी गलती करवा रहे किससे करवा रहे? राजा से करवा रहे। अगर मान लो ब्रिटिश खुद आके सामने बोलते टैक्स दो, फलाना दो, ठिकाना दो, तो हो सकता है जनता विद्रोह कर देती, जनता लड़ जाती कि तुम कौन भाई, हम तो तुमको जानते भी नहीं है, तुम दूसरी दुनिया से आए हो और तुम हमसे लगान वसूलोगे, तुम कौन हो? ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश बोले काम करो, राजा के माध्यम से करवाओ तो इस आसानी होगी, आजू बाजू वाले भी हमसे लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, जनता भी खुश रहेगी और जो भी गलतियां होंगी वो राजा के माध्यम से होंगी। क्लियर? और फायदे, ब्रिटिश आए किस लिए थे हिंदुस्तान? प्रॉफिट के लिए आए थे। जब ब्रिटिश प्रॉफिट के लिए आए थे तो लाजमी सी बात है कि ब्रिटिश को इससे मतलब था, प्रॉफिट से मतलब था। तो क्या जरूरत है इतना बड़ा झमेला लेने की? क्या जरूरत है करने की? हमको तो प्रॉफिट से मतलब है, तो प्रॉफिट लो, पर्दे के पीछे खड़े रहो, राजा का टेटुआ पकड़े रहो, राजा कंट्रोल में है, करना तो जो करना, हमको पैसे से मतलब है। क्या जरूरत है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन लेने की? एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, सेना संभालो, आर्थिक संभालो, लगान वसूल करो, ये करो वो करो, जरूरत क्या है सबकी? हमको तो इससे मतलब है, राजा हमारे कंट्रोल में है, राजा हमारे जेब में है, बस हो गया खत्म बात। हम तो लगान वसूल करवा के हमको पैसा देगा, वो लड़ाई होगा तो वही समझेगा, हमको कोई मतलब नहीं, किसी से लेना देना नहीं, हमको तो पैसा चाहिए। ये सारे फायदे हैं ब्रिटिश के द्वैध शासन के। अब हिंदुस्तान को क्या नुकसान है द्वैध शासन से? क्या नुकसान है? पहला, जो द्वैध शासन हुआ तो जो ब्रिटिश है उनके हाथों में कंट्रोल है। हमको दिख रहा है कि दीवान लगान वसूल करवाता है, लेकिन हमको पता है कि जो दीवान है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में है। जो सूबेदार निजामत है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, आप इसको पुलिस बोल सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या जज बोल दीजिए, जो क्राइम वगैरह देखते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा कर रहा है और ये किसके कंट्रोल में है? ब्रिटिश के कंट्रोल में है। तो सिंपल सी कहानी है कि ब्रिटिश हैं कौन? हिंदुस्तान के तो है नहीं, विदेशी हैं, और आए किस लिए हैं? प्रॉफिट के लिए। तो लाजमी सी बात है कि हमारे इंटरेस्ट कितना अच्छा सोचेंगे, हिंदुस्तान के लिए कितना अच्छा सोचेंगे, हिंदुस्तान के हित के लिए सोचेंगे भी नहीं सोचेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। ब्रिटिश को सिर्फ इससे मतलब है, हिंदुस्तानी चाहे तेल ले, चाहे मारे, चाहे जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे नुकसान हिंदुस्तानियों को है। दूसरा, दीवान को पावर मिला है लगान वसूलने का, दीवान के ऊपर से प्रेशर है ब्रिटिश के द्वारा दीवान को, दीवान अंधाधुंध लगान वसूल करवाएगा, और जब अंधाधुंध लगान वसूल करवाएगा तो लाजमी सी बात है कि किसान परेशान होंगे, किसान मारे जाएंगे, किसानों की जमीन हड़पी जाएगी। ठीक है। तीसरा, जो दीवान है उसको तो लगान से मतलब है, तो वो क्या करता था? जमीन नीलाम करता था। भाई इतना लगान वसूल के कौन देगा? 1 2 3, सबसे ज्यादा जिसने बोली लगाई है वो वहां का हेड है, वही खेती करवाएगा। इससे हो क्या रहा था? इससे कुछ चीजें हो रही थी। पहला, लोगों की जमीन हड़पी जा रही थी। दूसरा, वो जो नीलामी की है, जिसने बोली लगाई है, वो मन मुताबिक मन मर्जी लगान लगाता था लोगों के ऊपर, मन मर्जी लोगों की जमीन लूट लेता था, जो मन करता था वो करता था। और कोई अगर दीवान के पास जाएगा शिकायत लेके, तो दीवान को तो इससे मतलब है, उसको तो भाई वो जो जिसने बोली लगाई है वो पैसा देता रहे, बस हो गया, बस ब्रिटिश कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो पैसा दे रहा है ब्रिटिश को, दीवान उससे खुश है, और जिसने बोली लगाई थी वो भी खुश है। इससे हो क्या रहा है? इससे किसानों की जमीन छीनी जा रही है, जमीन हड़पी जा रही है, और मन माना लगान लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिंदुस्तान को और क्या नुकसान है? उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है ना कि जैसे अधिकारी होते हैं हमारे, तो जो उनको अधिकार दिए गए हैं काम करने के लिए, ड्यूटीज दी गई हैं, तो अगर कुछ गलती होती है तो अधिकारियों को बोला जाता है कि तुम थे यहाँ के अधिकारी, क्यों ऐसा नहीं हुआ बताओ। एक उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस टाइम पे हुआ क्या? दीवान अंग्रेजों के दबा हुआ है, दीवान को बोला लगान वसूल के ला, वो वसूलवा रहा है खूब, उसको तो इससे मतलब है अपना पेट भर जाए, ब्रिटिश का पेट भर जाए। जो सूबेदार है, निजामत है, इसका अलग कहानी है, ये भी बस अंग्रेजों को खुश करने में लगा हुआ है। और पिस कौन रहा है? हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता पिस रही है। ये लगान वसूल कर रहा है, इसका अलग कहानी है, ब्रिटिश को खुश करने में लगा हुआ है।
पिस कौन रहा है? हिंदुस्तान की जनता। ब्रिटिश भी खुश है, ये भी खुश है, जनता पिस रही है। ठीक है, सारा का सारा बोझ किस ऊपर जाता था? जनता के ऊपर आता था। और एक जो सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है, जो बहुत भारी डेंजरस नुकसान है, वो क्या था कि जो ब्रिटिश हैं, तो अब दीवान तो ब्रिटिश के कंट्रोल में है, तो ब्रिटिश ने क्या किया था कि अपने जो बिजनेस थे ब्रिटिश के, उनको टैक्स फ्री करवा लिया था। तो ब्रिटिश का जो सामान होता था वो टैक्स फ्री था, लेकिन जो हिंदुस्तान के पहले टी शर्ट गीला हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन जो पढ़ाने का मजा है वो अलग है। उस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब अलग लेवल पे जा रहा हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते। अब जो जिसको परख होगी, जो है ना हीरे की परख, जौहरी को जो परख रहा होगा टॉपिक को, किस लेवल का टॉपिक चल रहा है और क्या समझाया जा रहा है, वो समझ रहा होगा। मैंने बताया कि द्वैत शासन ऐसा समझा देंगे कि दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कितने अच्छे से समझा रहा हूँ, बस एक दो पॉइंट और बचे, द्वैत शासन खत्म, पहले समझाया। तो लास्ट पॉइंट हमारा है कि भैया जो ब्रिटिश है उन्होंने अपने बिजनेस को टैक्स फ्री करवा लिया है, कर मुक्त करवा लिया है। अब ब्रिटिश को टैक्स नहीं लगता, हिंदुस्तान के बिजनेसमैन को टैक्स लग रहा है। और इसका नुकसान ये है कि हिंदुस्तान के जो बिजनेस को टैक्स लग रहा है, तो एक ये हिंदुस्तान का सामान महंगा होगा। भाई टैक्स जब पे करेगा हिंदुस्तान वाला, तो लाजमी सी बात है टैक्स और जोड़ के प्रॉफिट निकालेगा। तो मान लो कोई सामान 1 रुपये का है और 1 रुपया टैक्स हो गया 2 रुपया, अब प्रॉफिट के साथ 3 रुपये में बेचेगा मान लो। ब्रिटिश को तो टैक्स लगता नहीं है, तो 1 रुपये का सामान ब्रिटिश का है तो वो 2 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि टैक्स तो लग नहीं रहा उनको। तो कौन सा सामान खरीदेगा इंसान? ब्रिटिश वाला खरीदेगा, क्योंकि हिंदुस्तान वाला महंगा है। तो इससे धीरे धीरे हिंदुस्तान का व्यापार भी चौपट होगा। तो ये है बंगाल का द्वैत शासन क्यों लगाया गया था? प्रॉफिट के लिए, बताया ना। अगर क्वेश्चन पूछे क्यों लगाया गया, पहले तो पूछे था क्या है बंगाल का द्वैत शासन, तो अब सिंपल सा बताइएगा कि भैया बक्सर की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में ब्रिटिश को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया था, सिविल राइट मिल गया था। ठीक है, मतलब कुल मिला के दीवान जो है, जो लगान वसूल करेगा, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका है। उसके बाद में एक अग्रीमेंट के तहत, एक संधि के तहत, एक ट्रीटी के तहत एक अधिकारी जिसको सूबेदार या निजामत कहा जाता है, उसको अपॉइंटमेंट का पावर भी ब्रिटिश के हाथ में है। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये जो निजामत है ये भी ब्रिटिश का ही आदमी है, बिना ब्रिटिश के अपॉइंटमेंट नहीं होगा, बिना ब्रिटिश के आप इसको हटा नहीं सकते। मतलब साफ साफ है कि ब्रिटिश जिसको चाहते थे उसको बनवाते थे, ये भी ब्रिटिश के कंट्रोल में है। 2 कंट्रोल हो चुके हैं, सिविल राइट वाला और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का, इसी को बंगाल का द्वैत शासन कहा जाता है। फिर पूछे अगर आपसे कि क्या जरूरत थी इसकी, तो आप बोलना जो मैंने पॉइंट्स आपको 3 4 5 पॉइंट्स जो लाभ बताए हैं ब्रिटिश के लिए, फायदे बताए हैं, वो सारे फायदे गिना दीजिएगा। फिर हिंदुस्तान को क्या नुकसान था तो गिना दीजिएगा। मैंने हिंदुस्तान के नुकसान बताए कि हिंदुस्तान को क्या नुकसान था, इससे सारे नुकसान आप बता दीजिएगा। बात खत्म है। अब मजा आया होगा, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इतना अच्छे टॉपिक समझाया है। 10 बजे हम बड़े बड़े टॉपिक और एक और क्लास कर दूंगा जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। अब जो समझदार है उसको इशारा काफ़ी है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। सारे वीडियो लाइक करते चलिए, वीडियो शेयर जरूर करते चलिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। लाइव क्लास में कमेंट नहीं पढ़ता मैं, क्यों? थ्योरी वाली क्लास में नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ूंगा, थ्योरी वाली क्लास में नहीं कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।